हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सब जानते हैं कि हम डेली आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आते हैं और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं, जो कि अगर हम बात करें तो आपके लिए विशेषता जो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस पे चलाया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो पिछले एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्हीं के क्वेश्चन के आधार पर हम डेली क्वेश्चन लेकर आते हैं। और आज भी अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। और जिससे हम बता दें, जीएस हमने बताया था कि जो जीएस जो का जो पोर्सन है आपका, हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, सबके एक क्रम में चल रहा है शुरू से, ठीक है। तो चलिए हम आगे जो क्वेश्चन हुए हैं पीछे के, वो आगे जो उसके आगे जो क्वेश्चन है उन्हीं के लेकर आज आए हुए हैं, ठीक। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज का अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि पांचा शब्द का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पांचा शब्द जो है आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन दिया कथकली, ऑप्शन भी दिया सत्रिया, ऑप्शन से दिया भरतनाट्यम और ऑप्शन दिया आपका कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी क्या दिया है, कुचिपुड़ी है, ठीक है। तो पांचा शब्द का संबंध अगर पूछे किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका संबंध है आपके कथकली से। किससे है, कथकली से। किससे है, कथकली से है। अगर हम कथकली की बात करें, इसकी कथकली की बात करें तो कथकली अगर पूछे किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपके मुख्यतः केरल का है। कहाँ का ये आपके केरल का है, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा यह शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगर पूछे इस शास्त्रीय नृत्य का आधार क्या माना गया है, शास्त्रीय नृत्य का आधार अगर बात करें, आधार की बात करें तो आधार क्या है, आधार है आपका रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत जो है आपके कथकली जो आपके शास्त्रीय नृत्य है, इसका आधार है। और इसमें जो आपके कथकली शास्त्रीय नृत्य में जो आपके नायक यानी हीरो की बात करें, नायक क्या बोले, या तो फिर बोलो हीरो, इसे क्या कहते हैं, इसे ही आपका पाचा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ही आपका पाचा कहते हैं, ठीक है। और खलनायक यानी विलेन की बात करें, खलनायक की बात करें या बात करें विलेन की, विलेन की बात करें तो विलेन क्या कहते हैं, इसे कथी कहते हैं। क्या कहते हैं, कथी कहते हैं, ठीक। तो जो नायक होता है यानी हीरो जो होता है उसे पाचा कहते हैं, और जो खलनायक यानी विलेन होता है उसे कथी कहते हैं, ठीक है। और जो आपका इसमें जो आपके इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसमें जो आपका चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। ये पुरुष मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका आधार पूछे रामायण और महाभारत है। इसमें जो नायक यानी जो हीरो को होता है उसे पाचा कहते हैं, जो खलनायक यानी विलेन होता है उसे कथी कहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब हो गया पाचा और कथी दोनों शब्द अगर पूछ ले किससे संबंधित है, दोनों शब्द आपके कथकली यानी जो आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य आपके कथकली है, उससे आपके पाचा और कथी यानी दो शब्द जो है आपके संबंधित हैं। कौन कौन से, पाचा और कथी, ठीक। तो ऑप्शन एक ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, क्या, कथकली। अगर हम कथकली के संबंधित लोगों की बात करें, इसके नर्तक कौन है, प्रमुख लोग कौन है जो आपके कथकली शास्त्रीय नृत्य करते हैं। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें, मृणालिनी साराभाई की बात करें। किसकी, मृणालिनी साराभाई की। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, इनका संबंध आपके कथकली से है। मृणालिनी साराभाई, ठीक है, इनका संबंध किससे है, कथकली से। और किससे है, तो इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। किससे है, भरतनाट्यम से भी है। कथकली के सिवा किससे है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध जो मृणालिनी साराभाई है, इनका संबंध एक कथकली शास्त्रीय नृत्य भी करती हैं और भरतनाट्यम भी साथ ही करती हैं, ठीक है। इन्होंने एक एकेडमी खोला था, किसकी, मृणालिनी साराभाई की एकेडमी इन्होंने एक चलाया था। अगर पूछे एकेडमी का नाम क्या है, एकेडमी का नाम है आपका परफॉर्मिंग एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। क्या है, परफॉर्मिंग एकेडमी, परफॉर्मिंग एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग
परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब परफॉर्मिंग एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। अगर पूछे ये किसकी एकेडमी थी, तो आपको मृणालिनी साराभाई ने एकेडमी चलाया था, ठीक है। और मृणालिनी साराभाई की अगर हम बात करें तो ये संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी हैं। क्या है, संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली, संगीत अकादमी पुरस्कार, संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली कौन है, पाने वाली पहली नर्तकी हैं, पहली नर्तकी हैं। पहली नर्तकी कौन है, तो आपकी मृणालिनी साराभाई है, जो कि संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी हैं, ठीक है। अगर पूछे और किससे संबंध, मतलब और कौन कौन संबंधित है, देखो कि आपके आनंद शिवरमन हो गया, कृष्णन कुट्टी हो गए, ठीक है, बल्लतुल नारायण मेनन हो गए, उदय शंकर हो गए। सबका संबंध किससे, सबका आपके कथकली से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पागल बादशाह किसे कहते थे। ऑप्शन दिया होगा मलिक काफूर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मलिक काफूर। ऑप्शन बी हो जाएगा मुबारक खिलजी। ऑप्शन सी दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी। और ऑप्शन डी दिया आपका जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, मलिक काफूर। तो पागल बादशाह पूछा किसे कहते थे, मतलब किसे कहते थे। तो अगर पूछे पागल बादशाह किसे कहते थे, तो कहते थे आपके मुबारक खिलजी को। किसको, मुबारक खिलजी को। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे ये खिलजी वंश में कब से कब तक शासन किया था, तो किया था आपको 1316 से 1320 तक, यानी 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। ये कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का, यानी एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था। तीसरा पुत्र कौन था, ये था आपका मुबारक खिलजी था। किसका पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र कौन था, मुबारक खिलजी, जिसको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। और यह 1316 से 1320 तक आपको खिलजी वंश में शासन किया था, ठीक है। अगर हम मलिक काफूर की बात करें, तो इसके पहले मुबारक खिलजी के पहले अगर पूछे शासक कौन रहा, तो आपको मलिक काफूर ही रहा। कितने दिन तक था, तो ये सिर्फ 36 दिन, मात्र 36 दिन तक शासक रहा था। 36 दिन तक शासक रहा था, ठीक है। तो पागल बादशाह किसे कहते हैं, मुबारक खिलजी को कहते हैं। यानी पागल बादशाह के नाम से किसे जाना था, मुबारक खिलजी को जाना जाता था। और अगर हम मुबारक खिलजी की बात करते हैं, स्वयं को खलीफा कहा है इसने, खुद को, मतलब स्वयं को क्या कहा, स्वयं को खलीफा की उपाधि दी। यानी स्वयं को खलीफा की उपाधि दी, खलीफा कहा था, ठीक, किसने, मुबारक खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसको यानी इंडियन आयरन एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई। इसको मतलब इंडियन आयरन एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए दिया 1907, ऑप्शन बी दिया 1923, ऑप्शन सी दिया 1918, ऑप्शन डी दिया 1920। तो अगर हम 1907 की बात करें, तो इसके पहले हम बता चुके हैं इसकी टिस्को के बारे में। क्या है, यह आपका टिस्को, ठीक है। ये टाटा आयरन स्टील इस्पात उद्योग, एक इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1907 में, ठीक है। कहाँ पर है, ये आपके झारखंड के जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में, ठीक। कब हुई थी स्थापना टिस्को की, 1907 में। अगर हम 1923 की बात करें, तो ये हुई थी आपकी, एक थी आपकी विस्को, VISS, अरे सॉरी विस्को है ये, VISCO, विस्को, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है विश्व सरैया आयरन इस्पात एवं उद्योग। क्या है, विश्व सरैया आयरन एवं इस्पात उद्योग। विश्व सरैया आयरन एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी, 1923 में। कहाँ पर, कर्नाटक, कर्नाटक के भद्रावती में। कहाँ पर, कर्नाटक के भद्रावती
वती में हुई थी। ठीक है, और अगर पूछे इसको यानी इंडियन आयरन एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में। ये कहाँ पर है? तो आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के कुल्टी बर्नपुर में, कुल्टी बर्नपुर में है, कुल्टी बर्नपुर में है। ठीक है, सॉरी किसी बात है इसको कि नहीं, इंडियन आयरन इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई? तो 1918 में हुई थी। ये कहाँ पर है? ये आपके पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में 3 जगह है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो है आपके कुल्टी में, एक है आपके बर्नपुर में, एक है आपके हीरापुर में। कहाँ पर है? हीरापुर में। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर है। कहाँ कहाँ पर? कुल्टी में है, बर्नपुर में और हीरापुर में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ऑप्शन है दिया मौलिक अधिकार, ऑप्शन भी दिया मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन से दिया नागरिकता, और ऑप्शन डी दिया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर पूछे संविधान का कौन सा भाग जो आपके कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके संविधान का मतलब कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। इसका कल्याणकारी राज्य का आदर्श कौन घोषित करता है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सोवियत एशिया में किसकी पुस्तक है? सोवियत एशिया निम्न में से किसकी पुस्तक है? ठीक, ऑप्शन दिया पंडित नेहरू, ऑप्शन भी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन से दिया अबुल कलाम आजाद, और ऑप्शन देते हैं आपका वेलेंटाइन सिरोल। तो अगर हम बात करें सोवियत एशिया की, अगर पूछे किसकी पुस्तक है, तो ये आपके पंडित नेहरू की। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की, यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकों की बात करें तो इनकी है आपकी विदर इंडिया। अगर पूछे किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, एक है इनकी आपकी गीतांजलि है। ठीक है, एक है आपका गोरा किसकी पुस्तक है? ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, पोस्ट मास्टर क्या है? पोस्ट मास्टर किसकी पुस्तक है? ये भी आपकी किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक, एक है आपकी काबुली क्या है? काबुली वाला, और एक है आपका चोखेर वाली। काबुली वाला, चोखेर वाली किसकी पुस्तक है? ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक, अगर हम अबुल कलाम आजाद की पुस्तक की बात करें, इनका आपके इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और वेलेंटाइन सिरोल की बात करें, इनकी पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? वेलेंटाइन सिरोल की है। अबुल कलाम आजाद की बात करें तो इंडिया विद फ्रीडम है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो विदर इंडिया, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट मास्टर, काबुली वाला, चोखेर वाली। एक और पुस्तक है द पोस्ट ऑफिस। अगर पूछे क्या एक पोस्ट मास्टर हो गया, एक है आपका द पोस्ट ऑफिस। ये किसकी पुस्तक है? ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ने दिया मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन भी दिया गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन से दिया आपका फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन ने दिया इनमें से कोई नहीं। तो पहले अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें आपको कितने वंश बताया था? टोटल 5 वंश। कौन कौन से हैं? एक थे आपका गुलाम वंश, फिर था आपका खिलजी वंश, फिर था आपका तुगलक वंश, इसके बाद कौन था? इसके बाद था आपका सैयद वंश, और लास्ट में कौन था? आपका लोदी वंश। ठीक, इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद मुगल साम्राज्य आ जाता है। पहले कौन था? एक था गुलाम वंश, फिर था आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल हमने बताया, इसे पढ़ भी चुका क्या? 1206 से
1290 तक। ये कौन था? ये आपका गुलाम वंश का कार्यकाल था। अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक था। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक था। और सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1451 तक, ठीक है। और लोधी वंश की बात करते हैं 1451 से लेकर आपके 1526 तक है, 1526 तक। ये क्या है? लोधी वंश। ये पूरे दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश है इनके आपकी कार्यकाल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? हमने गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, अब किसकी नंबर है? आपके तुगलक वंश की, ठीक। तो तुगलक वंश का संस्थापक पूछा है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? तुगलक वंश की। तुगलक वंश के संस्थापक अगर बात करते कौन थे? आपके गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की। कब किया? 1320 ईस्वी में किया, ठीक है। अगर पूछे गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका कार्यकाल था 1320 से 1325 तक, यानी मात्र 5 साल तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। इन्होंने मात्र 5 साल तक शासन किया था, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात करें तो इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की, ठीक। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने नहरों का निर्माण कराया, और नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक हुआ। नहरों का अगर पूछे नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? आपका गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और इन्होंने दक्षिण राज्यों के नियंत्रण के लिए किसको भेजा था? तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण राज्यों के नियंत्रण के लिए कहाँ पर भेजा? देवगिरी महाराष्ट्र में नियुक्त किया था। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। और तुगलकाबाद नगर किसने बसाया? तो अभी गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया। 56 कोट दुर्ग बनवाया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने ही 56 कोट दुर्ग बनवाया था, ठीक है। और 1325 में, कब? 1325 में बात करें तो इसके समय बंगाल विद्रोह हुआ। क्या हुआ? बंगाल विद्रोह हुआ। बंगाल विद्रोह किसके समय हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के समय। कब हुआ था? 1325 में हुआ था। और बंगाल विद्रोह जब हुआ तो इसका दमन करने के लिए जो आपके गयासुद्दीन तुगलक खुद गया वहाँ पर। बंगाल विद्रोह का दमन करने के लिए कौन गया? यानी जीटी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक खुद गया था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विद्रोह 1325 में जब हुआ तो इन्होंने उसका दमन करने के लिए खुद गया। और पीछे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो गई? इसकी मृत्यु हो गई थी लकड़ी के महल में दबकर। लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई। लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं। बात करें हम तुगलक वंश के। तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से 1414 तक था। इसकी स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक था? ये था 1320 से लेकर 1325 तक। इसने किसकी उपाधि धारण की? इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। और नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक पीछे कौन है? तो आपके गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। इसके समय यानी गयासुद्दीन तुगलक के समय कब? 1325 में बंगाल विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए गयासुद्दीन खुद गया, यानी स्वयं गया, ठीक। और अगर पीछे इसकी मृत्यु कैसे हो गई? तो इसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भिलाई लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ने दिया उड़ीसा, ऑप्शन भी दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिया पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी दिया आपका झारखंड, ठीक। तो किसकी बात है? भिलाई की बात करें। भिलाई लौह इस्पात उद्योग अगर पूछे किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक। भिलाई की बात करें, भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? छत्तीसगढ़
गढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है। अगर हम उड़ीसा में पूछे कौन से हैं, तो उड़ीसा में आपका राउरकेला, राउरकेला। ठीक। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर है। क्या है? दुर्गापुर। और झारखंड की बात करें, झारखंड में आपका बोकारो। झारखंड में कौन सा है? झारखंड में आपका बोकारो है। तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में कौन सा लौह इस्पात उद्योग है? तो यहाँ पर है आपका राउरकेला है। इसकी भी स्थापना कब? 1959 में ही हुई। इसकी भी स्थापना 1959 में ही हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक। और पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में आपका दुर्गापुर है। और दुर्गापुर की अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई, तो 1962 में हुई, और इसकी स्थापना 1962 में। और झारखंड में कौन सा है? झारखंड में आपका बोकारो है। इसकी स्थापना अगर पूछे कौन कब हुई, तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। और जो है आपका राउरकेला की अगर बात करें, ये किसकी मतलब किसकी सहायता से लगा था? तो ये आपके जर्मनी की सहायता से लगा था। किसके? जर्मनी की सहायता से लगा था। और छत्तीसगढ़ में क्या है? भिलाई। किसकी सहायता से लगा? ये आपके रूस की सहायता से बना था। ठीक। दुर्गापुर की बात करें तो आपके ब्रिटेन की सहायता से बना था, ब्रिटेन की सहायता से बना था। और बोकारो की बात करें तो यह भी आपके रूस की सहायता से ही बना था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, ऑप्शन भी दिया प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया लोकसभा का अध्यक्ष, और ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति। तो अगर पूछे राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो होते हैं आपके उपराष्ट्रपति ही, जो आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं आपके क्या होते हैं? यही आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा डैश में बंद कर दिया गया था। ऑप्शन ने दिया आपको 1977, ऑप्शन भी दिया आपका 1980, ऑप्शन सी दिया आपका 1988, और ऑप्शन डी दिया आपका 1999। तो किसकी बात करें? भारत रत्न की। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो इसके पहले के क्लास में हम बता चुके हैं आपको भारत रत्न के बारे में, कि भारत रत्न की शुरुआत या भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार पूछे कौन सा है, तो आपको भारत रत्न है। अगर पूछे इसकी स्थापना को हुई थी, तो भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ठीक। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1954 से ही हुई। कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। ठीक। किसके द्वारा दिया जाता? तो दिया जाता आपको राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके? प्रधानमंत्री के सलाह पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? तब 26 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। अगर पूछे भारत रत्न का जो वरीयता क्रम है किस स्थान पे आता है, तो आपके 7वें स्थान पर आता है। जैसे अगर हम बात करें पहले स्थान पर वरीयता क्रम में भारत में कौन है, तो आपके राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति, जो आपके भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरे स्थान पे कौन आते हैं? तो दूसरे स्थान पे आपके उपराष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति आते हैं आपके। तीसरे स्थान पे बात करें तो आपके प्रधानमंत्री आते हैं। कौन आते हैं? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। चौथे स्थान पर राज्यपाल यानी गवर्नर आते हैं, राज्यपाल आते हैं। और 5वें स्थान पर बात करें तो 5वें स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। क्या आते हैं? पूर्व राष्ट्रपति। 5वें स्थान पे पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। और छठे स्थान पर बात करें, छठे स्थान पर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश छठे स्थान पे आते हैं। ठीक है। इन्हीं के साथ आ जाते हैं छठे स्थान पर ही आपके लोकसभा और राज्यसभा के मतलब अध्यक्ष आ जाते हैं। ठीक। और 7वें स्थान पे कौन आता है? 7वें स्थान पर आपको भारत रत्न प्राप्तकर्ता आते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारत रत्न प्राप्तकर्ता का स्थान किस नंबर पर आता है? आपके 7वें स्थान पर आता है। मतलब भारत के 7वें स्थान पर, मतलब वरीयता क्रम में भारत रत्न किस स्थान पर? आपके 7वें स्थान पर है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता 7वें स्थान पर आते हैं। इन्हीं के साथ साथ और कौन कौन आते हैं? उप प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं। क्या आते हैं? उप प्रधानमंत्री, वे भी 7वें स्थान पर हैं। उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री मतलब जो आपके भारत रत्न भारत में जिसको मिल जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो आपके एक उप प्रधानमंत्री के मतलब बराबर का दावा रखेगा, और कैबिनेट मंत्री के भी। ठीक है। और कौन आते हैं? तो यहाँ पर आते हैं आपके राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष का नेता, वो उसका भी स्थान किस नंबर पर आता है? आपके 7वें नंबर पे ही
आता है, ठीक है। और राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री का स्थान भी किस स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा था भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार जो आपके जनता पार्टी द्वारा कब बंद कर दिया गया था। ये जो आपके 1977 में से बंद कर दिया गया था। अब पूछे फिर से इसे किसने, कांग्रेस सरकार ने 1980 में इसे शुरू कर दिया। किसने, कांग्रेस सरकार ने इसे 1980 में शुरू कर दिया। लेकिन बंद किसने किया था, जनता पार्टी ने। कब, 1977 में। यानी ऑप्शन नहीं हमारा जो है ये सही आंसर हो गया, ठीक। भारत रत्न क्या है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। किसने, मतलब इसे कौन देता है, तो इसे राष्ट्रपति देते हैं। किसके, प्रधानमंत्री के सलाह पर देते हैं। कब देते हैं, 26 जनवरी को देते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 की स्थापना होती है। शुरुआत कब से हुआ देना, तो आपको 1954 से देना शुरू हुआ। भारत में पहली बार कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को यह दिया गया था। अगर पूछे इसका क्रम, वरीयता क्रम कौन सा है, तो 7वें स्थान पर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन दीजिए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। तो अगर पूछे भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक कौन है, तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। अगर पूछे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल की बात करें तो 1325 से, यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक हुआ तुगलक वंश का, यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। ये 1325 से लेकर 1351 तक किसने शासन किया, 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शासन किया था। अगर पूछे इसका अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम था इसका जूना खां। क्या था, जूना खां, उलूग खां, उलूग खां, ये किसका नाम था, आपके मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम था, ठीक। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम पूछा गया था, तो इसका अन्य नाम था आपका जूना खां और उलूग खां। और भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक कौन हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ही भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक हुआ था, ठीक है। और इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, अब कहाँ से, दिल्ली से आपके देवगिरी यानी महाराष्ट्र, कब, 1327 में किया था, ठीक। और देवगिरी के नाम को भी इन्होंने बदल दिया, देवगिरी के नाम चेंज करके क्या कर दिया था, दौलताबाद रख दिया था। क्या किया था, दौलताबाद। किसका, देवगिरी के नाम इन्होंने बदलकर दौलताबाद रख दिया था, ठीक। और इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक हुआ। और सांकेतिक मुद्रा किस, मतलब इन्होंने चलाया किसकी वजह से, चांदी की कमी हो जाने के कारण इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया। और ये मुद्रा किस धातु की थी आपकी, कांसे की, कांसे की मुद्रा इन्होंने चलाया था। किस लिए, क्योंकि चांदी की कमी हो जाने के कारण चलाया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है। ऑप्शन ए दिया असम, ऑप्शन बी दिया गुजरात, ऑप्शन सी दिया आपका पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिया कर्नाटक। अगर पूछे जूट उत्पादन, अगर पूछे कौन सा स्थान स्थित है, पहले स्थान पर है, तो आपका कौन सा राज्य है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल जो है आपका जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसे ही आपका जूट को जो है आपका सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, आपके जूट को ही कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं, आपके जूट को, यानी सुनहरा रेशा पूछे किसे कहते हैं, आपके जूट को ही कहते हैं, ठीक है। अगर पूछे जूट का प्रथम कारखाना कब, कहाँ और कब और किसने किया था, तो आपका 1859 में जूट का पहला कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर 1859 में जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु का नहीं होना चाहिए, मतलब किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ, किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देख लेते हैं। ऑप्शन दिया आपका 18 वर्ष, ऑप्शन बी दिया 21 वर्ष, ऑप्शन सी दिया 30 वर्ष और ऑप्शन दिया 25 वर्ष। तो पूछा है लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए मतलब व्यक्ति को कितनी आयु होनी का, उसको कितनी आयु होनी है, कितने आयु के व्यक्ति जो आपका लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता है, ठीक है।
यानी सीधा सा क्वेश्चन बोल, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है कि 25 आयु से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 17 मई, ऑप्शन बी दिया 20 मई, ऑप्शन सी दिया 21 मई और ऑप्शन डी दिया 22 मई। तो अगर पूछे विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 17 मई को। कब? 17 मई को, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम 20 मई की बात करें तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है आपके विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। अगर हम 21 मई की बात करें, यहाँ पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 21 मई को। 22 मई की बात करें तो यहाँ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक। विश्व दूरसंचार दिवस पूछे 17 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस पूछे 20 मई, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पूछे 21 मई और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछे 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया संसद के कितने सदन होते हैं। ऑप्शन ए दिया 3, ऑप्शन बी दिया 2, ऑप्शन सी दिया 4 और ऑप्शन डी दिया आपका 1। तो अगर पूछे संसद के सदन पूछे तो 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2। अगर पूछे संसद के अंग पूछे तो 3 हो जाएंगे। पहले तो हम सदन की बात कर लेते हैं। सदन कौन कौन होंगे? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, अगर हम अंग की बात करें, अंग कितने हो जाएंगे? अंग आपके 3 हो जाएंगे। अंग आपके 3 हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? एक हो गया आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के सदन पूछे तो कितने सदन? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद के अंग पूछे तो कितने अंग है? संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन है? आपके राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक, अगर पूछे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से अनुच्छेद की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52। ठीक है, और पूछे अगर से राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो बताया गया आपके 80 में। 81 में क्या है आपका? लोकसभा है। ठीक है, और 79 में क्या आपका? संसद है। 79 में क्या है आपका? संसद है। ठीक, इसके लिए एक ट्रिक है आपका, क्या? सरला सबसे संसद जो कि आपके 79 और राज्यसभा जो कि 80 और यल से आपका लोकसभा जो कि आपका अनुच्छेद 81। ये आपका ट्रिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कंप्यूटर प्रणाली में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका कीबोर्ड, ऑप्शन बी दिया माउस, ऑप्शन सी दिया प्रिंटर और ऑप्शन डी दिया स्कैनर। तो कंप्यूटर प्रणाली में अगर पूछे निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो जो आपका प्रिंटर जो है आपका ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है। ऑप्शन ए दिया ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया हीलियम, ऑप्शन सी दिया आर्गन और ऑप्शन डी दिया आपका सल्फर। तो अगर पूछे बहुपरमाणविक धातु मतलब अधातु कौन सी है जिसमें बहुत ज़्यादा परमाणु होते हैं, तो आपके सल्फर। अगर पूछे कितने परमाणु हैं तो कितने परमाणु हैं, तो इसमें होते हैं 8 परमाणु। कितने होते हैं? 8 परमाणु होते हैं, जिसे S8 के नाम से भी जाना जाता है, S8 भी कहते हैं। ठीक, इसमें कितने होते? सल्फर में कितने होते हैं आपके? 8 परमाणु, क्योंकि प्रत्येक सल्फर अणु में कितने होते हैं आपके? 8 सल्फर परमाणु होते हैं। ठीक, ऑक्सीजन को पूछे कर कितने परमाणु होते हैं? ये द्विपरमाणुक है, यानी इसमें द्विपरमाणु होते हैं। अगर पूछे ऑक्सीजन कितने परमाणुक है? आपके द्विपरमाणुक है। हीलियम की बात करें, हीलियम में आपके 1 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार बात करें आपके फास्फोरस में, किसमें? फास्फोरस में कितने परमाणु होते हैं? फास्फोरस आपके 4 परमाणु होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए दिया 1815, ऑप्शन बी दिया 1825, ऑप्शन सी दिया 1826 और ऑप्शन डी दिया 1839। तो अगर पूछे आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1815 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1815 में की थी। ठीक,
और 1825 की बात करते हैं, आपको याद आपका वेदांत कॉलेज की स्थापना हुआ था। वेदांत कॉलेज ये भी किसने किया? ये भी आपके राजा राम मोहन राय ने ही किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। और 1828 की बात करें तो इन्होंने कब? 1828 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन ने ही किया था। अगर 1826 की बात करें, यहाँ हुआ था आपका युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया? ये किया थे हेनरी लुई विवियन डिजोरियो। किसने किया था? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, ठीक। और 1839 की बात करें, 1839 में क्या हुआ था? यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। किसने किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने किया था। और 1825 में वेदांत कॉलेज, 1815 में आपका आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। ये तीनों की स्थापना किसने की? आपके राजा राम मोहन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, फाग नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया गुजरात, ऑप्शन बी दिया हरियाणा, ऑप्शन सी दिया छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी दिया वो गोवा। तो आपका फाग नृत्य जो है आपको अगर पूछे किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, आपके हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का है। यहाँ का और अगर हम बात करें कौन कौन से लोक नृत्य हैं, एक आपका झूमर हो गया, डफ हो गया, डफ हो गया, झूमर के बाद एक है आपका घूमर, ठीक है, धमाल हो गया, आपका मंजीरा हो गया, ठीक है, एक आपका गुग्गा पूछे कहाँ के? भी आपके हरियाणा का ही प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन दिया सितार, ऑप्शन बी दिया तबला, ऑप्शन सी दिया आपका बांसुरी और ऑप्शन डी दिया आपका शहनाई। तो हरिप्रसाद चौरसिया के अगर पूछे किसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है आपके बांसुरी से। किससे संबंध है? बांसुरी से, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे और कौन कौन है जो आपके बांसुरी संबंध यानी बांसुरी वादक पूछे और कौन है हरिप्रसाद चौरसिया के सिवा और कौन है, देखें आपके पन्ना लाल घोष हैं, जिसे अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है। क्या? अमल ज्योति घोष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। एक है आपके वी कुंजमणि के संबंध किससे? इनका भी संबंध आपके बांसुरी से ही है। एक है आपके एन नीला का संबंध किससे? इनका भी आपके बांसुरी से ही संबंध है। एक है आपके राजेंद्र प्रसन्ना है, ठीक है। एक है आपका राजेंद्र कुलकर्णी। कौन है? राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक। इनका भी संबंध किससे? आपके बांसुरी से ही संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, टिबिया किसका भाग है? ऑप्शन दिया हाथ, ऑप्शन बी दिया बाँ, ऑप्शन सी दिया खोपड़ी और ऑप्शन दिया पैर। अगर बात करें टिबिया की, टिबिया किसका भाग है? तो आपके पैर का भाग है। किसका भाग है? पैर का भाग है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।